तो स्वास्थ्य विभाग के बड़े दिग्गज, बड़े अनुभवी हमारे मेहमान आज मौजूद हैं और निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच में मौजूद थे और उन्होंने आप सभी को सम्मानित भी किया उत्कृष्ट कार्य के लिए। निश्चित रूप से हम आगे चर्चा करेंगे कि अंबिकापुर में बेहतर स्वास्थ्य के लिए और किस तरह से साहब काम कर रहे हैं। डीन साहब आपसे। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई आज के इस चैनल के शुरू होने पे। और स्वास्थ्य सेवाओं में जो हमारा अस्पताल अभी है, पहले जिला अस्पताल था 300 बेड का, आज की डेट में आज 700 बेड का हॉस्पिटल, 650 बेड हम रन कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑल हमारे सारे बेड्स भरे रहते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ऑप्स गायनी हो, मोर देन इतने बेड है उससे ज़्यादा बढ़े रहते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 650 से 700 के आसपास पेशेंट रहते हैं हमारे। बहुत सारे फ्लोर बेड भी रखते हैं, इसलिए कि जितनी संख्या है उतनी है और जो मरीज ठीक होते हैं उसके बाद उनको बेड मिलता है। तो ये नहीं है कि अब क्यों फ्लोर बेड है, फ्लोर बेड इसलिए कि सेवाएं अच्छी मिल रही है, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। जिला चिकित्सालय में एक्चुअली डॉक्टर्स की कमी रहती है, बहुत सारे काम से रहते हैं उनके। यहाँ पे हम एक विभाग रहता है, विभाग में एक मापदंड के एनएमसी के मापदंड के अनुसार डॉक्टर्स की पोस्टेड हुए रहते हैं कि प्रोफेसर, एसोसिएट, लेक्चर, तो उसमें मरीजों को चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छे से मिलती है। और बिसाइड दैट उसके हमारे पास पीजी स्टूडेंट भी रहते हैं। अभी हमारे यहाँ मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, इन सब में भी पीजी स्टूडेंट चल रहे हैं। तो हमारा लोअर हैंड भी हमारा मजबूत रहता है। और स्वास्थ्य सेवाओं में अभी हम जितना पहले सर्जरी होती थी उससे चाहे कहीं ज़्यादा सर्जरी हो रही है। और नो डाउट जो सुपर स्पेशलिटी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हम उसको मैनेज करके, अगर हमारा न्यूरो सर्जन है तो हम उसको, हमारे पास मतलब जो हेड इंजरी के पेशेंट आए भी तो हमने उनको इमीडिएटली मैनेज किया है और सेटल डाउन करने का इसको रेफर करते हैं। और बहुत जल्द मेंड्रा कला के आसपास भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने का है, जिसके लिए ज़मीन का आवंटन हो चुका है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पाइपलाइन में ही है हमारे, और ये बहुत जल्द इस संभाग को उपलब्ध हो जाएंगे और उम्मीद है कि बजट आते ही इस 2 से 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ। आप एक बड़ी टीम को आप नेतृत्व देते हैं। हाँ। और प्रशासनिक कसावट काफ़ी मायने रखता है साहब, इसके लिए किस तरह से काम आप कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में? एक्चुअली हमारे यहाँ सब डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग अध्यक्ष होते हैं, सब सुपर क्लास 1 रहते हैं और उनके अंदर में उनके एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं। वो अपने डिसिप्लिन में के और ओवरऑल डिसिप्लिन हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल का करता है, मेडिकल कॉलेज का रहता है। ओवरऑल दोनों जगह का डीन को करना रहता है, लेकिन वो बराबर मेंटेन होता है। इसमें प्रशासनिक कसावट में जो है उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही तो नहीं है ऐसा। निश्चित तौर पर देखा जाए तो आज की डेट में जो जिला चिकित्सालय है काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उसको चुनौती कुछ मिलती है। आप तो जाते होंगे मेडिकल कॉलेज के बाद जिला चिकित्सालय को भी देखते होंगे, अब वो लगती है कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करना चाहिए। कमियां तो ऐसा है कि अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पुराना बिल्डिंग है, 1937 की बिल्डिंग्स है, तो सिविल हिसाब से तो हमें है छत्तीसगढ़ और में। बिसाइड दैट जो हमारे एनएमसी के मापदंड के अनुसार दो बेड के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, नो डाउट पहले कॉलेज तो खुल गया, एडमिशन हो गया बच्चों के, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो गई, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। निश्चित तौर पर देखिए, अभी हमर लैब का नाम आपने बहुत फेमस कर दिया। हाँ। पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो सुविधाएं हमर लैब में लोगों को मिल पा रही है। हाँ। जो अभी सबसे ज़्यादा डॉक्टरों के पास या कहीं भी जो टेस्टिंग की जो रेट है, टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन आपके द्वारा आपके पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमर लैब की जो शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पे उसका लाभ अंबिकापुर या पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है। बराबर मिल रहा है। कैसी सुविधाएं चल रही है अंबिकापुर में? ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है, सुविधाएं जितनी है कंफर्टेबल है। हाँ। डॉक्टर हरप्रीत सिंह भी हैं हमारे साथ, हाँ। SRS हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए पूरी मेडिकल सेवाएं की, क्योंकि अगर मैं आपकी पूरी अगर बात की जाए, इनकी पूरी फैमिली सर मेडिकल लाइन से ही जुड़ी हुई है, और बहुत कम समय में तो नहीं बोल सकता मैं इनको, क्योंकि पूरी इनकी फैमिली मेडिकल लाइन से, लेकिन बहुत नाम बन गया SRS का। डॉक्टर साहब है हरप्रीत सिंह।
साधना न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक उचित माध्यम और एक उचित प्लेटफॉर्म दिया लोगों को जागरूक करने के लिए। बस यही कोशिश रहती है कि लोगों को जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं अंबिकापुर में पहले जो नहीं थी, अब सारी सुपर स्पेशलिटीज़ और लगभग सारी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो अच्छा भी लगता है कि नए यंग जनरेशन के जो डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के जो पेरीफेरी एरियाज़ के पेशेंट हैं उन्हें अब रायपुर या बिलासपुर नहीं जाना पड़ता। अंबिकापुर में सारी सुविधाएं बल्कि रायपुर और बिलासपुर से कम दर में यहाँ उपलब्ध है। तो एक सुखद अनुभव भी होता है जब पेशेंट आपके यहाँ अच्छा ट्रीट होकर चले जाए तो, और उसका बेनिफिट सारे समाज को मिलता है। अगर देखा जाए आयुष्मान कार्ड ऐसा है जो आज की डेट में मतलब किसी भी फैमिली की बात कर रहा हूँ वो अमृत साबित होते नजर आ रहे, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है, हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा करते हैं तो कई जगह ऐसा देखा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी ये बात मानते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी भी अपने बयान में ऐसी बोल चुके हैं कि लोग अपने घरों का जमीन तक बेचे हैं, मुर्गी तक बेचे हैं इलाज के लिए। तो आज आयुष्मान छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ सरकार या अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जो आयुष्मान का जो निर्माण हो रहा है उससे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे सभी देशों के वासियों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में खास करके। तो आपके यहाँ भी ये इलाज हो रहा है, मानते हैं चीज का फायदा मिल पा रहा है? बिल्कुल फायदा मिल रहा है। आप देखिए अभी जो नया आंकलन आया है उसमें पूरे भारत में तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है जहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा आयुष्मान से सुविधा मिल रहा है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल को आपको सर्व सुविधा युक्त रखना पड़ता है, अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ती है, और उसी फैसिलिटी में अगर सरकार द्वारा उनका फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है तो बहुत सारे लाभार्थी हैं जिन्हें इनका मिल रहा है। और जहाँ तक बात है आयुष्मान कार्ड की, तो जितने भी मेजर सर्जरीज या मेजर ट्रीटमेंट होती हैं सब कार्ड द्वारा हो जाती हैं। तो बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट रहते हैं जो कार्ड से संभव नहीं रहते हैं या जिनका पैकेजेस नहीं है, उनमें भी पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरीके से उनकी मदद की जा सके जिससे उनका पैसा कम से कम लगे। निश्चित तौर मरीजों को लाभ मिलता है। डीन सर, मैं संदीप सर के पास जाऊंगा। फिर आपको तो पहले अग्रिम बधाई, आपका हॉस्पिटल खुलने वाला, मल्टी सिटी हॉस्पिटल खुलने वाला, बहुत जल्द खुल जाएगा। सबसे पहले मैं साधना न्यूज और शेखर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे अपना विचार रखने के लिए, है ना, वो दिए, मौका दिए। और ये आप लोगों का प्यार है कि ये हॉस्पिटल खुलने से पहले ही आपने उसको इतना फेमस बना दिया। मैं तो एक छोटा सा क्लिनिक का, है ना, मालिक हूँ, क्लिनिक चलाता हूँ, छोटा मोटा डॉक्टर। देखिए डॉक्टर कभी छोटा नहीं होता है। ये आप लोगों का प्यार है, आपका बड़प्पन है भी है बस। आपको मालूम है धरती पे भगवान का स्वरूप बोला जाता है डॉक्टर जी, को, जी, तो डॉक्टर कभी छोटा नहीं होता है जी। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जी पूरे सरगुजा की बात की जाए जी। तो जो शिशुओं में कॉमन बीमारी जो चलती है अभी, मौसमी बीमारी, उसकी स्तर कैसे देखी जा रही है? अभी देखिए सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं अभी खास करके बरसात में इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं अभी जो देखने के लिए मिले हैं। तो खासकर हेपेटाइटिस ए और ई से फैलता है, जिसके लिए हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट में कोई भी टीकाकरण का प्रावधान नहीं है। प्राइवेट में होता है, प्राइवेट में 1 साल और 1.5 साल में हेपेटाइटिस ए का टीका लगता है जो कि गवर्नमेंट में नहीं है। अगर गवर्नमेंट उस चीज को इनिशिएट कर दे टीकाकरण के लिए हेपेटाइटिस ए के लिए, तो ये सारा चीज बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत सारे मरीज सीरियस मरीज आते हैं, लास्ट में वो हेपेटिक फेलियर में चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये सारे बारों में सोचना चाहिए। बाकी तो नॉर्मल जो कफ, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, गैस्ट्राइटिस वगैरह के जो पेशेंट आते हैं वो तो रूटीन है ही। मैं डीन साहब के पास वापस आऊँगा, क्योंकि सर अभी बरसात का समय है और लगभग हर घर में एक सिम्टम मिल जाएगा, सर्दी, खांसी, बुखार। तो इससे कैसे बचा जाए, एक सलाह हमारे दर्शकों को। हाँ, सर्दी खांसी, अब टेम्परेचर कम हुआ तो आदमी को गर्म कपड़े पहन के रहना चाहिए, और जहाँ तक वो डैम्पनेस की जगह नहीं रहना चाहिए, खुले में खाना नहीं खाना चाहिए, और ये जितने भी मतलब होम चेयर सब में है ढके रहना चाहिए खाना। तो इन सबसे मतलब बचा जा सकता है। और बच्चों को जल्दी होती है सर्दियाँ खांसी, हम जिसी टेम्परेचर में चेंजेस आएगा तो होता ही है ये। और लोगों में सर एक सोच है कि कोरोना के जाने के बाद लोगों का जो इम्यून पावर है वो काफ़ी घट चुका है और इस वजह से भी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। इस बात से कितना सहमत है सर आप? नहीं, इस बात से क्योंकि सबको जहाँ तक टीका पूरे सभी को लग चुका है, और जो कोरोना के ऐसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। डर से तो वैसे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो है कि बचाव और रोकथाम ज़्यादा जरूरी है। अपने आप शरीर को गर्म रखे, और जो दवाई जिस पर नियमित सेवन किया जाए और जो डॉक्टर बताते हैं उसकी सलाह मानना चाहिए। जी, टूटेजा साहब, किस तरह से देख पाते हैं कि
3 साल 4 साल हो गया वैक्सीन लगे, वैक्सीन लगने के बाद लोग कमजोर पड़ गए हैं ऐसा कहते हैं, आप इस बात को कितना मानते नहीं हैं? नहीं, ये देखिए, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कोविड वायरस के ऊपर बहुत सारे पोस्ट कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर मैं रिसर्च और स्टडी भी कर रहा हूं नेशनल लेवल पे। ये सबसे बड़ा मिथ है कि कोविड की वजह से अब किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा या कोविड की वजह से लोगों को हो रहा है। कोरोना काल में लोग अपने बीमारी के प्रति जागरूक हो गए। जिन लोग बीमारी को नहीं समझते थे, कोरोना में एक ऐसा डर था कि अब लोग अपने बीमारी के प्रति जागरूक हो गए हैं। तो छोटी सी छोटी बीमारी को अब लोग उससे जोड़ देते हैं। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है, सर मेरे को खांसी हो रही है, खांसी शुरू हुई 3 दिन पहले, पर वो बोलता है सर 4 साल पहले कोविड हुआ था उसके वजह से खांसी हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो एक फ्लू है नॉर्मल, तो उसको कोविड से जोड़ना अन्यथा है। और कोविड का वैक्सीन लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत विश्व पटल पे कोविड वैक्सीनेशन को लेके भारत ने नाम कमाया है और ये बिल्कुल सही था, सबको वैक्सीनेशन लगना चाहिए था, इसमें कोई मिथ नहीं है। बड़ी बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं। हाँ, आगे चल के कोविड के बाद भी जितने नॉर्मल वायरसेस रहते हैं और खासकर पीडियाट्रिक ग्रुप में, जैसे संदीप भाई ने बताया कि वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस बहुत है, और हम किसी न किसी कारण से आज भी उस चीज़ में लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ ही ले लीजिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज ले लीजिए, आम जनता को ये पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को भी वैक्सीन लगवाना रहता है। जो जिनका किडनी खराब है उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो लोगों को जागरूक करना आज भी बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन के बहुत फ़ायदे हैं, जिससे फ्यूचर में ऐसे आपातकालीन स्थिति दोबारा ना बने। तो इस मिथ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि कोविड की वजह से किसी की इम्यूनिटी कम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और डीन साहब के पास वापस आना चाहूँगा, क्योंकि सर मलेरिया, टाइफाइड और तमाम जो बीमारी है उनके लिए लगातार आप लोग सुदूर क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग योजनाओं के तहत सामग्री भी वितरण करते हैं। मृत्यु दर में कितना कमी आई है इसमें लोगों में टाइफाइड और मलेरिया से? पहले का तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तो ऐसे कोई टाइफाइड और मलेरिया से भी कोई अनटिल अनलेस जब तक सेरिब्रल मलेरिया जो अगर जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए वो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, बन तो ऐसे अभी कोई ऐसी मृत्यु दर नहीं होती है। निश्चित तौर पे आपने जो समय निकाला साधना न्यूज के लिए, मेरे लिए खास करके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डीन साहब का। हमारे एसआरएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हरप्रीत सिंह टूटेजा हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं भाई, और हमारे साथ संदीप गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शिशु रोग विशेषज्ञ है भाई, लेकिन ये छोटे भाई या बड़े भाई बोल ले, और हरप्रीत सिंह हमेशा सहयोग मिलते पा रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट पैनल के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ केडी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुशील मिश्रा जी। थैंक यू सर। और संकल्प हॉस्पिटल से सुकृति चौहान जी। अरुण जैन सर।